बैक गाइस, आज वीडियो में अपन देख रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 ऑक्सीलेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में 7 मार्क्स के लिए इसका वेटेज है। ये रहा आपका चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑक्सीलेशन हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बेसिक के इसमें आ जाता है और इजी चैप्टर थोड़ा कंपेयर टू दिस ऑल योर स्टार्टिंग चैप्टर इन सब्जेक्ट चैप्टर। जो मतलब चैप्टर इस सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मतलब इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादातर मुश्किल भी है, ये हार्ड है थोड़ा चैप्टर, लेकिन हम ऑक्सीलेशन इसलिए कर रहे हैं थोड़ा इजी है और वेटेज भी इसका 7 मार्क्स का है, तो हम ये वाला पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम इजी टू हार्ड जाएंगे, मतलब पहले इजी सब्जेक्ट निपटाएंगे, फिर मीडियम, फिर हार्ड। तो हम ऑक्सीलेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें, ये ऑक्सीलेशन चैप्टर है और ये पूरा जो बेसिक आपका दिया गया है, मतलब जो जो इसमें टर्म यूज़ होंगे, क्या होते हैं, वो सब आपके पहले पेज में दिया गया है। उसके बाद SHM है, लीनियर SHM, ये सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो हम टेक्स्ट बुक से नहीं जाएंगे, मैंने इसका नोट्स बनाया है अच्छे से हैंड रिटन में, हम उससे जाएंगे क्योंकि थोड़ा इजी पड़ेगा और आपको समझ भी आएगा इजी लैंग्वेज में। ये हार्ड थोड़ा इसमें वर्डिंग यूज़ किया गया है, हम इजी वर्डिंग में देखेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं साइड, हम नोट्स बुक में वेलकम करते हैं। तो पहले आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मोशन। मतलब कोई भी मोशन हो रहा है और परफेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं सर्कुलर मोशन का। जो घड़ी, मतलब जो अपनी घड़ी है, वॉल घड़ी या कोई भी घड़ी, मतलब डिजिटल भी, हम डिजिटल छोड़िए, डिजिटल क्या है, डिजिटल नहीं ले सकते। ये जो अपनी मशीन वॉल वाली जो लगी हुई घड़ी रहती है दीवार में टंगी, वो एक डिफाइंड इंटरवल में, मतलब 60 सेकंड में। जैसे ये घड़ी है, ये 12 पे रहती है सेकंड वाली सुई, 1 मिनट बाद ये वापस 12 पे पहुंच जाती है। 1 मिनट बाद ये वापस 12 पे पहुंच जाती है 60 सेकंड में। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि ये 1 मिनट ले रही है पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में, और स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस पहुंच जा रही है वो यहाँ से यहाँ 1 मिनट में। तो परफेक्ट पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल को हम परफेक्ट ले सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, अप एंड डाउन मशीन ऑफ मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ ए सेविंग मशीन। जो अपनी सिलने वाली मशीन होती है, उसमें जो नीडल होता है वो अप एंड डाउन बहुत ही एकदम परफेक्ट टाइम में करता है। तो वो एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टर्म ऑक्सीलेशन मोशन। ये क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। A periodic motion in which a body moves back and forth over the same path, straight or curved between alternate extremes, is said to be an oscillation motion। अब इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा समझ आया होगा बहुत लोगों को नहीं समझ आया होगा। इसका हम एग्जांपल जैसे पेंडुलम समझ लीजिए, ठीक है। पेंडुलम समझ लीजिए, एग्जांपल देखेंगे आप समझ आ जाएगा। ये पेंडुलम है, मतलब ये वॉल है, ये पेंडुलम लगा हुआ है, ठीक है। ये भी यहाँ पे है, इसको हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके ढक कर दिया, ठीक है। ये यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ पे आया। तो ये जो इसका एक्सट्रीम एंगल होगा ना, मतलब जो इसका मैक्सिमम जो इस साइड गया होगा, उसको हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। और जो जो स्टार्टिंग पोजीशन था, जैसे जहाँ पे ये रेस्ट पे था, उसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे। उसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ठीक है, समझ जाना। उसको हम मीन पोजीशन बोलेंगे, इसको भी एक्सट्रीम बोलेंगे। तो जैसे ये परफेक्ट पीरियोडिक मोशन, मतलब पीरियोडिक देखिए यहाँ पे दिया भी है, पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, मतलब एक तरफ गई फिर वापस इधर गई, इधर गई फिर वापस इधर गई। तो ये जो मोशन है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीलेशन मोशन। ऑक्सीलेशन में स्विंग भी हम बोल सकते हैं, झूला हम लोग झूलते हैं, उसको पीरियोडिक नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपना पैर उठा लें तो पीरियोडिक हम उसको एक साइड से बोल सकते हैं। यही है अपना ऑक्सीलेशन मोशन। इसका एग्जांपल देख लिया, ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो पेंडुलम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेंडुलम जो है वो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत इजी है ये। उसके बाद फिर आता है लीनियर SHM, सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा लंबा टॉपिक है, लंबा नेम है इसका, लेकिन अगर आप इसको पढ़ें तो आसान है। इट इज़ डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच अ फोर्स और एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब इसका हम क्या समझते हैं, जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब समझ लीजिए एक पेंडुलम ही ले लेते हैं। ये रहा सरफेस उसका, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये मीन पोजीशन, ये रेस्ट पे है। इसको हमने फोर्स लगाया, फोर्स इसमें एक्सर्ट किया, हम इधर से इसको धक्का दिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, समझ लीजिए ये यहाँ पे आया, और फिर ये यहाँ से आके वापस इस साइड खींचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे जाना चाहता है ये वापस इधर ही जाएगा। लेकिन ये इसको हमने जितना फोर्स दिया वो एक बार में अचानक से ब्रेक नहीं लगेगा। ये यहाँ पे था, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर धीरे 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 करके ये रुकेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन यही होता है। तो हम इसके एक्सट्रीम एंगल्स देखेंगे। ये अगर हम इसको ज़्यादा धक्का दें 360 भी घूम सकता है, लेकिन हम इसको एक्सट्रीम एंगल बोलेंगे, इसको मीन पोजीशन बोलेंगे। तो जब भी हम इसको धक्का देते हैं तो मीन पोजीशन की तरफ वापस फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे कि हम इधर धक्का दिए तो वापस से यहाँ आना चाहेगा। तो जब ये फोर्स एक्सर्ट होता है तो ये वापस से इस साइड की तरफ से जाता है फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ पे आके
फिर वापस से फोर्स मीन की तरफ आता है इसका फोर्स, तो बस उसी को हम बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये कर्व बना रहे हैं, ये कर्व बना रहा है, लेकिन हमको कर्व नहीं देखना है, ठीक है, कर्व में हमको नहीं देखना है, ये चैप्टर में कर्व में हमको नहीं देखना है। लीनियर मतलब हो ही गया स्ट्रेट। तो हम जैसे समझ लीजिए ये ऐसे जा रहा है, तो अगर हम यहाँ से देखें और यहाँ से देखें तो एक तरह से ये स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो हम इतनी की स्टडी करेंगे, तो हम इसको इतना ही फोर्स देंगे। हम जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आया, ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, हम यहाँ से स्टडी शुरू करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ से स्टडी शुरू करेंगे। हम ये जितना वो जा सकता है हम उसका नहीं देखेंगे, कैपेसिटी उसकी कितनी है वो नहीं देखेंगे, हमको जितनी ज़रूरत है जहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर पा रहा है हम उतना स्टडी करेंगे, बस यही है। अब हम जैसे कि आपने पढ़ लिया, डेफिनेशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ। तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अभी जैसे समझ लीजिए, हाँ ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जैसे कि ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है विथ एन सरफेस, रिजिड सरफेस है, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक है, मास इसका कुछ वजन होगा, ये रिलैक्स स्पेस, ना इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, ना खींचा गया है, ना छोड़ा के दबाया गया है, कुछ नहीं किया गया है, बना के बस इसको रख दिया गया है। तो ये इसका मेन पोजीशन है, ठीक है, ये रिलैक्स है। उसके बाद हमने इसको स्ट्रेच किया, जो इसका स्प्रिंग है मतलब स्प्रिंग जो है उसको हमने पकड़ के इसको ऐसा खींचा, इसको ऐसा खींचा तो ये ऐसा हो गया। तो इसमें जो डिस्टेंस हमने बढ़ाया है मेन पोजीशन से यहाँ तक, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया इसका, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसको हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। अब वापस से ये जो स्प्रिंग है इसको वापस खींचना चाहिए क्योंकि स्ट्रेच है। अगर आप स्प्रिंग देखे होगे तो जब आप उसको खींचते हो, रबड़ समझ लीजिए, रबड़ जो है होता है रबर बैंड, उसको आप खींचते हो तो आप ऐसे ही मतलब छोड़ते ही वापस ऐसे आ जाता है ना, जैसे आपने फोर्स हटाया तो वापस वो एकदम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, अपने नॉर्मल शेप पे। वैसे ही स्प्रिंग भी आना चाहता है तो ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर हमने उसका एक्सट्रीम पे ले गए, फिर एक्सट्रीम से, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखा था, एक्सट्रीम पे ले गए तो ये फोर्स वापस यहाँ पे आना चाहेगा। तो वही यहाँ पे भी लग रहा है, देखो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इसमें के क्या होता है, के इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है के। तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये मेन पोजीशन इसकी रहेगी और ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। पहले ये इस पे था, हम इसको अब हम जैसे ये कि है, हमने पहले इसको खींचा था तो ये हुआ, अब हम इसको ढकेलेंगे ऐसे अंदर की तरफ इसको ढकेलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, कंप्रेस हो गया है। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये मेन पोजीशन है आपका, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया उस साइड वाला, ये आपके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम एक्स रखेंगे, उसमें भी फोर्स एक्सर्ट होगा। देखिए ना ऐसे धक्का दिया जा रहा है। ये अब क्या करेगा, पहले ये वाले में जिसमें हमने स्ट्रेच किया था वो पहले अंदर की तरफ खींच रहा था, अब हमने अंदर जब ज़्यादा दबा दिया तो बाहर की तरफ वो धकेल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इज इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, कि क्या होता है आपको मालूम चल गया। अब इसमें पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मतलब ये हमने बेसिक को देख लिया। बेसिक क्या मतलब, हमने पहले हमारे जो चैप्टर है उसका पहला पेज अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब दूसरे पेज पे आता है, अब दूसरे पेज पे आता है। दूसरा पेज क्या होता है, क्या बोल, अब ये अपना दूसरा पॉइंट टू बी रिमेंबर में क्या बोला जाता है, इन SHM ऑलवेज मेजर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन में मेन पोजीशन जो होगा वहाँ से मेज़र करो, मतलब यहाँ से कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये मेज़र करना होता है, ठीक है। एज द एंटायर मोशन इज अलॉन्ग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन वी नीड नॉट यूज़ वेक्टर नोटेशन, मतलब इसमें हम वेक्टर साइंस नहीं यूज़ करेंगे, जो कैप ये सब होता है वेक्टर साइंस हम नहीं यूज़ करेंगे, प्लस माइनस साइन विल बी इनफ, ठीक है। मतलब वो स्ट्रेट लाइन में हम जो मेज़र करते हैं मोशन को, वो सब में कुछ भी ऐसा हमको वेक्टर नहीं यूज़ करना है। तो जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए बढ़िया है, हैंड्स अप। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम। अब आता है फॉर लीनियर SHM व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज जीरो द रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने धक्का दिया, ये यहाँ गया, ठीक है, एक समय जाके ये रुकेगा, जितना हमने धक्का दिया, जब ये रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो ही हो गई। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो इसके ऊपर जो वो खींचने का फोर्स है ना, इसका ये जो खींचने का फोर्स है मेन पोजीशन पे आने का, वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब कोई यहाँ पे उसके पास कोई फोर्स बचा ही नहीं तो वापस जो खींचेगा वो सबसे ज़्यादा होगा ना, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे कम हो जाता है, यहाँ पे आके रुक जाता है। लेकिन जब हम इसको स्टार्टिंग में ढकेलेंगे तो उसके पास इतना फोर्स नहीं रहेगा कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया उसको ओवरकम करके ऑन द स्पॉट इस पर इधर खींच ले, बस खत्म। अब यहाँ पे वही वापस दिया है व्हेन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम द रिस्टोरिंग फोर्स इज जीरो। जैसे कि हमने यहाँ पे धक्का दिया एक बार स्पीड में, जहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स किसी असर ही नहीं करेगा, तो ज़ीरो ही माना जाएगा, बस। अब यहाँ पे फिर आता है डेरिवेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM।
तो हमने जैसे कि देखा था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एफ की वैल्यू होती है माइनस के एक्स और ये होता है एफ इक्वल टू एम ए। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, जैसे कि माइनस के एक्स इक्वल टू एफ एम ए, क्योंकि एल एच एस दोनों का सेम ही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एम इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम होता है। अब इसका मतलब क्या है, ओमेगा स्क्वायर होता क्या है पहले ये जानते हैं, ओमेगा होता क्या है। ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, आपको अगर मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम है तो टेक्स्ट बुक में दिया है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एम है, एम को इस साइड भेज देंगे नीचे इसके, तो एम ये तो ऐसे दिया गया है एक्सटर्नल, ठीक है, आगे इसका यूज आएगा। तो ए एम जो था, एम को हमने नीचे भेज दिया एम को नीचे भेजा तो क्या मिला, ए इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। तो के बाय एम क्या होता है, के बाय एम होता है ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आ गया क्योंकि के बाय एम होता है ओमेगा स्क्वायर, तो के बाय एम को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब ए की वैल्यू हम क्या, अब ए को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, डी वी बाई डी टी, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी, वी को हम क्या लिख सकते हैं, और वी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये समझ लो ना, थोड़ा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी हम लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम क्या करेंगे, पुट वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वी की वैल्यू हम ए में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ए की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, डी स्क्वायर बाई वी, डी स्क्वायर बाई एक्स, वी तो वी की जगह पे हम रख रहे हैं डी स्क्वायर बाई एक्स, डी से डी मल्टीप्लाई हुआ, वी की जगह एक्स आ गया, और नीचे हो गया डी टी और डी टी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डी टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हम आगे का डेरिवेशन इसका देखते हैं क्या है। अब हमको यहाँ पे मिल गया ए की एक और वैल्यू, पुट ए इक्वल टू डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर इन इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स, ओके ये गलत है थोड़ा, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स आएगा, डी स्क्वायर एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, हम देख लेते हैं वापस से। इक्वेशन 2 था हमारा ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में ए की वैल्यू हम ये रख देंगे, जाएगा डी स्क्वायर, ओ यहाँ पे फिर से एक गलती है, डी स्क्वायर एक्स है, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये माइनस में था, हमको इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ए की वैल्यू हमने ये रख दी इक्वल टू 0। तो ये जो अपना है, दिस इज एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर एसएचएम का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, नहीं समझ आया बैक करके वापस देखिए। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आता है आपका एक्सेलरेशन ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो हमने ए का तो निकाल रखा है, यहाँ पे देखिए हम वही लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने ये जो हमारा डिफरेंशियल, हम जो ये इक्वेशन आया है ना ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी से यूज़ करके आगे सब सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ये लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो हम ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स है उसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ए ये इसको जो होता है, ये जो होता है उसको हम ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए की जगह पे ये लिखा था, तो उसको वापस से ए लिख दो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है ए को हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो वही सेम अपना ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, एक हम इसको यहाँ पे रख देंगे वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आपका डी बाई डी एक्स मतलब डी एक्स है जो डिवीजन में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वही हमने इसको इस साइड भेज दिया, तो ये हो गया वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स पहले से था, डी एक्स डिनोमीटर से यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में किया। अब आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो कि नहीं आता सभी को, मुझे भी डाउट है इसमें, इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, आप रट्टे याद कर लो, आगे जाके ये इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा तब आप इसको अच्छे से समझ लेना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन का साइन है, ये बड़ा एस इंटीग्रेशन का साइन है, तो वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वापस इंटीग्रेशन एक्स है डी एक्स, ठीक है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2 वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। सी क्या है, वो है सी है फॉर्मूले में, ठीक है। जब ये इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सी भी आएगा। यहाँ पे ऐड एक्स इक्वल टू ए वी इक्वल टू 0, मतलब एक्स जो है अगर उसका एक्स इक्वल टू ए है तो वी इक्वल टू 0 होगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एक्सट्रीम है, मतलब ए मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड आपने 11th में भी पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन अ वेव। तो जैसे कि ये एक वेव है आपकी, ये आपका लाइन है,
तो ये जो होगा मैक्सिमम जितना हाईएस्ट हो जा सकता है उसका हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो वही है ये एक्स इक्वल टू, अगर एम्पलीट्यूड है मतलब एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, अगर वो है एक्स की वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू, तो v इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पे जाके वेलोसिटी कम खत्म हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 जो हमारा था वो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 क्या था वो भी देख लेते हैं। हमारा इक्वेशन 1 था किधर, हाँ सॉरी, इक्वेशन 1 क्या था हमारा वो हम देखेंगे। इक्वेशन हमारा ये था v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। तो हम यहाँ पे v की जो वैल्यू हो तो 0 हो गई, ये हमको मालूम चला। तो यहाँ पे ये तो 0 ही हो गया, अगर इसमें से कोई भी एक 0 होगा, अगर v का स्क्वायर हम ले लें, v का स्क्वायर अगर v की जगह हम 0 पुट करते हैं, 0 स्क्वायर बाई टू, तो 0 ही हो जाएगा ना। तो 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने ए, मतलब ए की वैल्यू हमने, एक्स की वैल्यू हमने ए ली है, तो एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सी है सी को हम इस साइड भेज देंगे, तो सी इक्वल टू माइनस स्क्वायर, मतलब सी को हम कहीं नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू है उसको हम इस साइड भेज देंगे, तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव से। तो ये हो गया हमारा सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू, सही है। सी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 हमारा ये था वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी। इसमें हम सी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू रखने पे अब हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू हमारी आ गई है, तो हम सी की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा गया है, लिखा मतलब चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, आप 10 सेकंड स्किप कर लो। जिनको नहीं समझ आया तो मैं वापस एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि अपना यहाँ पे है हमारा ये 2 कट करने के बाद क्या बचा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। एक डिनोमीटर 2 कट करने के बाद हमारा ये बचा था। तो हम क्या करेंगे, जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर दोनों में से चला गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वापस हम क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस, या आगे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो हम क्या करते हैं, एक्स इसको बाद में लिखते हैं, ये पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई नंबर प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो अगर हम उसको पॉजिटिव का साइन ना दे तो भी चलता है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर पहले लिख लेंगे, माइनस एक्स बाद में लिखेंगे, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। जैसे अगर आप लिखो 20 माइनस 4 या फिर 4 माइनस 20, नहीं, जैसे आपके पास माइनस 20 है और प्लस 4 है, अगर आपको इसका आंसर निकालना चाहे 4 माइनस 20 करो या फिर माइनस 20 प्लस 4 करो, आंसर तो उतना ही आएगा ना। इधर माइनस 16 आया, चाहे ये 40 लिख दिया मैंने, इधर भी माइनस 16, आंसर तो वही आएगा, बस वही है इधर भी। तो वही हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया ओमेगा स्क्वायर को, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, वी इस पर हम स्क्वायर हटा देंगे, वी इक्वल टू प्लस माइनस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया, तो हमको नहीं पता है कि वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो ये अंडर रूट हटा भी सकते हो, ए माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन अब आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है तो ऐसे आप ऐसे लिखिए, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी। आप एक बार वापस देख लीजिएगा, और एक बार तो मैं ऐसे दिखाई देता हूँ, एक बार आप ऐसे भी देख लीजिएगा कुछ बैक करके, अगर समझ नहीं आया होता, मैं तो समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये भी है थोड़ा समझने लायक। तो हमारी v की वैल्यू क्या आई थी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो हम जो हमारा ये वेलोसिटी हमने फाइंड किया है यहाँ पे, वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो था वहाँ पे v की जगह पे हम ये डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी जगह पे ये लिखिए, इसकी जगह पे ये लिखिए, बात एक ही है, इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ का जो था वो यहाँ पे आ गया, इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा डी बाई डी टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं समझ आता कोई बात नहीं, रट लीजिए, बाद में समझ लीजिएगा। इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और ये इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी टी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये 5 क्या होता है, वो हम फेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स बाई ए, साइन जो इनवर्स में था उसको हम उस साइड भेज देंगे, 1 बाई साइन था, इसको हम इस साइड भेज दिए, ठीक है। तो डिवीजन में इधर मल्टीप्लाई में चला गया, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारा आ गया, एक्स बाई ए हमारा इधर है। अब हम क्या करेंगे, जो ए है ए को भी इधर भेज देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, अपना डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिनोट करते हैं ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये हर जगह बहुत जगह आगे यूज़ होता है चैप्टर में, ठीक है।
तो अब ये जो यहाँ पे एक्स है अपना, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो ए है अपना एम्पलीट्यूड, और साइन है, और साइन तो साइन है ना, उसको क्या जानना। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या होता है, टी टाइम होता है, प्लस ये फाई, ये जो फाई का सिंबल है उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें फेज है, मतलब कैसा फेज है, किस फेज में है वो, वही हुआ। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 5.1 है, टेक्स्ट में आपके दिया हुआ है। अब बॉडी ऑफ मास 0.2 kg यानी 200 ग्राम की एक बॉडी है जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म करती है। उस लीनियर एसएचएम परफॉर्म करते वक्त उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है जो कि 0.2 न्यूटन का होता है। ठीक है, व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर। तो ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है जो वो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रही थी, तो जब वो अपने मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, 0.2 kg की बॉडी है। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ पे जाती है 4 सेंटीमीटर का जब डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसके ऊपर जो ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है वो कितना है, इसका कितना दिया गया है, 0.2 न्यूटन का ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो हमको भी क्या फाइंड करना है, फोर्स कांस्टेंट, मतलब कि जो के की वैल्यू होती है वो हमको फाइंड करनी है, और हमको टाइम पीरियड निकालना है, और इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, ए टी ए। तो अब हम इसको देखेंगे, तो हमको गिवन में क्या दिया गया है पहले वो देखते हैं। गिवन में हमको दिया गया है, गिवन में हमको दिया गया है, पहले तो हमको दिया गया है फोर्स की वैल्यू। ठीक है, फोर्स इक्वल टू 0.2 न्यूटन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हमको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा है 4 सेंटीमीटर का, डिस्टेंस हमारा है, अरे डिस्प्लेसमेंट है हमारा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया गया है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर में है, मीटर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 4 × 10⁻² करेंगे तब जाके ये मीटर में होगा। 0.04 मीटर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 मीटर आ जाएगा। मीटर में दिया है ना, तो हम मीटर में देखेंगे, सेंटीमीटर में नहीं। अपने वो 11th का पहला चैप्टर अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा, मीटर में देखा जाएगा। उसके बाद अभी हमको क्या फॉर्मूला मिला था, हमको पहले तो निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वल टू, क्वेश्चन हमको क्या निकालना है। तो हमारा जो वो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फोर्स लग रहा था उसको हम कैसे लिखते थे, -k/x। तो हमको फोर्स पता है, x पता है, हमको -k निकालना ईजी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये f है, ये x को इसके नीचे भेज देंगे, इक्वल टू k हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन रहा तो आप कुछ मत करो, टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक का स्टेप देख लो, बात कर लो। k इक्वल टू f/x हो जाएगा। f की वैल्यू हमारी कितनी आई है, f की वैल्यू आई है 0.2, और हमारा ये x की वैल्यू क्या आई है 0.04। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये k की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपको ऐसा डिवीज़न नहीं आता तो थोड़ा सा गधागिरी होगा, मतलब जल्दी लगेगा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो। 0.2 है, यहाँ पे 0.04 है। ठीक है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 0.0, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और 0 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2/0.04 था, इसको यहाँ पे से आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पर दोनों, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 1 4 4 5 20 बात खत्म। तो हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन में देखा जाता है, मीटर जो डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है वो मीटर में लिखा जाता है। तो उसका हमको यूनिट भी मालूम, ये भी मालूम, तो k की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमको दूसरा दिया गया है, हमको टाइम पीरियड निकालने के लिए, हमको दिया गया है टाइम पीरियड निकालने के लिए। अब टाइम पीरियड का अपना क्या, इसमें हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमको k की वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन, हमको k की वैल्यू आ गई है, मास हमको दिया गया है 0.2 kg। अब t का अपना फॉर्मूला होता है 2 ω/e। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये t का फॉर्मूला। आप इसको जहन में बैठा दीजिए, अपने मन, दिमाग, शरीर, आत्मा, परमात्मा सब में ये रखना याद कर लीजिए। अब तो 2π को ऐसे ही रख दीजिए। ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, m/x, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर होता है k/m, तो जब हम इसको ओमेगा स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा m/x जो होता है m/k। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओमेगा डिनोमिनेटर में था ना, तो ऊपर जाके, जैसे कि आप जानते हैं डिनोमिनेटर में जब कोई ऊपर जाता है तो जो यहाँ पे अगर समझ लीजिए 1/2 है तो यहाँ पे जाके 2 हो जाएगा, मतलब अगर 1/2 है तो यहाँ पे जाके 2 हो जाएगा, क्योंकि 2/1 लिखना पड़ता है, ऊपर नीचे हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू होता है रूट में k/m, ये फॉर्मूला होता है, मालूम ही है। तो यहाँ पे हम अब लिखते हैं जो वैल्यू अपने को दी गई है, अपने को मास की वैल्यू दी है 0.2, k की वैल्यू है 5। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, अगर आप इस चीज़ को डिवाइड करोगे तो अगर इसको डिवाइड करें तो एक मिनट रुको। हाँ, तो फिर अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 2 इंटू मल्टीप्लाई करके, तो हम करेंगे 2/50, ठीक है। 2/50 करें तो पहले तो 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 2 2 5 25। अब क्या करेंगे हम 25 को हम अप करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 25 को 25 लोग में बांटेंगे तो पहले तो कुछ नहीं, 0, यहाँ पे 0 आ गया, एक पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर भी 0, 10 थोड़ी ना होता है 10, एक और 0 लेंगे, यहाँ पे एक और 0 हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो 25 4 जा 100 होता है, 0.04 हुआ, ठीक है। तब 2/0.04 अपना आया। तो करेंगे ये रूट हटाएंगे, 0.04 हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से फिर तो 0.4 हो जाएगा। अब पाई तो पाई रहेगा, टी की वैल्यू सेकंड में ली जाती है तो यहाँ पे सेकंड आ गया। अब एक्सेलरेशन के लिए तो बहुत ईजी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन में मैं छोटे में निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है -ω²x, ठीक है। यहाँ पे माइनस ओमेगा को हम लिखते हैं -k/m, ये -ω² को क्या लिखते हैं -k/m ना, और यहाँ पे x, तो k की वैल्यू अपने को दी गई है -5 हो जाएगा यहाँ पे 0.2, और x की वैल्यू हम देखी थी, x की वैल्यू हमारा क्या वैल्यू है अपनी 0.04। अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर में लिख देता हूँ -1 ms इनवर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर में लिख देता हूँ, ये आप देख लेना यार, इजी है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.04 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको फिर डिवाइड कर दो, बात खत्म, ठीक है। बस यही था, अपने एक्सरसाइज भी हो गया, हमने पूरा जो बेसिक है स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग के 4 कितना पेज है वो देख लेते हैं हम, फिर अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो भी बता ही देता हूँ। तो हमने क्या किया, पहला पेज देख लिया जिसमें ऑक्सीलेशन पीरियोडिक ये सब लिखा था। अगले में हमने ये डायग्राम देख लिया, उसके बाद फिर हमने SHM क्या होता है सब जान लिया, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ